वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। उनके तमाम उम्मीदवार बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जो है वो हिस्सा लेंगे और इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इलेक्शन नताइज के बाद कौमी असम्बली में रिजर्व सीटों की तकसीम कैसे होगी। ब्रेक से पहले एक अहम नुक्ता उठाया गया और इस पर खालिद चौधरी साहब आपसे भी मैं लूँगा कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, ये इनकी आपस की चपकलिश है, आपस की ही इस किस्म की दूरियां हैं, या सियासी इख्तलाफात इतने शदीद हो जाते हैं कि हम इस नेज पे पहुंच जाते हैं, या इसके पीछे और भी कुछ मुहर्रिकात हैं, गैर जमहूरी कुव्वतें भी इनके अंदर जो है कि कुछ किरदार अदा करती हैं। और अगर बाहर से किरदार अदा होता है तो फिर सियासी जमातें खुद से क्यों नहीं इतना सियासी बसीरत या शऊर रखती कि वो इनको मिलकर किस तरह से नाकाम बनाएं, ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कि उसके अंदर कोई रुकावट ना हो और जो बुनियादी फोकस होता है किसी भी निज़ाम का, वो अवाम की फलाह बहबूद होता है, उसके ऊपर फोकस किया जा सके। देखें जी, जो अख्तलाफ राय होता है बुनियादी तौर पर जितनी भी सियासी जमातें होती हैं ये उनके दरमियान नेचुरली तौर पर मौजूद होता है। ये तारीख़ी तौर पे भी जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसान हों या लोग हों तो उनके दरमियान एक इख्तलाफ राय वैसे ही एक फितरी बात है। और सियासी जमातों के दरमियान चूँकि उनका नज़रिया अलग होता है, मंशूर अलग होता है, उनके मकासद अलग होते हैं, तो इख्तलाफ राय वैसे ही एक फितरी बात होती है। लेकिन जब भी सियासी जमातों के दरमियान अगर इख्तलाफ रहें, अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर चले जाएँ, 1977 के अंदर चले जाएँ, तो उस वक्त जो एक सियासी इख्तलाफ था कुछ जमातों के दरमियान, तो फिर बाद में जैसे उनके दरमियान सियासी मुज़ाकरात हुए, मुफाहमत हुई, जब चीज़ें एक स्टेज पे पहुंचने लगी तो गैर जमहूरी जो कुव्वतें थी, जो ताकतें थी, उन्होंने उसको डिस्पर्स कर दिया और वो जितने एक मुल्क के अंदर एक सियासी फ़ज़ा जो बेहतर होने जा रही थी उसको उन्होंने मुंतशिर किया और फिर कुछ लाडले पैदा किए गए जो फिर आने वाले दौर के अंदर फिर उनको हर दौर में इस्तेमाल किया गया, हर सियासी कुव्वत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, हर मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और उनसे अपने जो एक मकासद थे उन्होंने वो अपने हासिल किए। कोई भी जो जमहूरी आवाज़ जब भी उठती कुव्वत होती है जो ऐसा जी बिल्कुल ऐसी होती है। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा ताकि हम इस नुक्ते पे फोकस हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल में पूछा जाता है आम आदमी की तरफ से भी और मौजूदा हालात के अंदर, वो ये है कि आपकी जमात जो है अगर अब आज़ाद इलेक्शन लड़ती है और नताइज आते हैं, हमें याद है माजी में 15, 20, 25 आज़ाद उम्मीदवार नेशनल असम्बली के हल्कों में और सूबाई असम्बली में कुछ ऐसे ही 8, 10, 12 जो है कि आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते थे। लेकिन इस दफ़ा लगता यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद शायद थोड़ी ज़्यादा होगी और इतनी काबिल ज़िक्र होगी कि नेशनल असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर जब रिजर्व सीट का कोटा तकसीम का मामला आएगा तो उसमें भी कुछ शायद इशू पैदा हो सके। उस स्टेज के लिए कि जब आपके आज़ाद उम्मीदवार अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी पार्लिमानी पार्टी क्या होगी, आपकी अपनी जमात होगी या आप जिनको इंतखाबी निशान अलाट हुए हैं उनके साथ मिलकर इन हाउस जो है पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। और इसमें जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि आप खुद अपनी बना सकते हैं या आपको किसी के साथ वहाँ इलाक करना होगा? देखें, जो पार्लिमान के अंदर जो एक पार्लिमानी ग्रुप बनता है और उसमें जो सीटें अलाट होती हैं बेसिकली वो उन जमातों को अलाट होती हैं जिन्होंने किसी सिंबल पे इलेक्शन लड़ा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो रिज़र्व सीटें बनती थी और जो वो हासिल कर सकते उससे महरूम रखने के लिए भी बल्ले का निशान हमसे छीना गया ताकि हम एक पार्लिमानी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें और बतौर आज़ाद उम्मीदवार हम हिस्सा ले सकें, ताकि बाद में उनको उठा किसी अगर मखसूस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, किसी लाडले को मुसल्लत करना है ताकि उसके हक़ के लिए आर्स ट्रेडिंग की जा सके। अब जो पार्लिमान के अंदर जो रिज़र्व सीटें हैं बुनियादी तौर पे वो तो पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी है, हमें तो उससे महरूम कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो अब खान साहब ने तय करनी है, उस हवाले से अब डायरेक्शन देनी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नोटिस आ गया कि वो फहरिस्तें जमा करवानी है, तो अब कल तक खान साहब की तरफ से जैसी इस पे डायरेक्शन आती है तो हमारी पार्टी की तरफ से उस पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस स्टेज पे बैरिस्टर साहब आपसे मैं एक नुक्ता लीगली पूछना चाहूँगा, और जो हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने बात की थी कि सियासी जमातों की अपनी इतनी ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि जिसकी वजह से ये नौबत आती है कि अगर इनका तहम्मुल बर्दाश्त हो तो शायद ये मामलात ना हो, और मैनिफेस्टो वगैरह नहीं है, उसके ऊपर आप कमेंट करना चाहेंगे। लेकिन ये बताइएगा जो लीगल नुक्ता ये है कि कोई भी सियासी जमात अगर निशान ले लिया जाए तो क्या वो किसी और सियासी जमात के साथ इल्हाक करके इस स्टेज के ऊपर जब फहरिस्तें देनी है आपने रिजर्व सीट की, किसी और जमात से अपने जो नाम है वो शामिल करवा के फहरिस्त दे दें और फिर बाद में इलेक्शन के बाद उसी जमात में शमूलियत का ऐलान कर दें? 3 दिन होते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के लिए किसी भी पार्लिमानी पार्टी जमात के अंदर शामिल होने के लिए, तो क्या इस तरह से मैनेज किया जा सकता है या ये भी नहीं हो सकता?
देखिए, अभी तो अगर कोई सियासी जमात जैसे कि सिंबल अलॉट हो गया है, उस तरफ तो अब ये प्रोसेस गुजर गया। कल फाइनल लिस्ट थी, अब तो ये नहीं दे सकते हैं कि किसी और जमात का कोई निशान आ जाए। रिजर्व अब तो सीट इन्हें के लिए नहीं, रिजर्व सीट के लिए जो आएगा, रिजर्व सीट्स के लिए आगे आएगा कि जो आजाद उम्मीदवार होते हैं उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो कि जीत के आई हो, जिसके मेंबर्स वहां पे मौजूद हो, उनके साथ शामिल हो जाए। तो फिर उसकी रिजर्व सीट्स को उसी तरह जो रिजर्व सीट्स हैं फिर उसमें उसे उसकी रेशो मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये इनके पास खुला है। मैं इससे पहले भी जो बात की है, मैंने बड़ी सीरियस बात की है कि अगर हमारे पीटीआई के दोस्त आज समझते हैं, इसके बावजूद हम, आपको पता है मैं एक अरसे से पीटीआई के ऊपर अभी वो पॉलिटिकली तनकीद नहीं करता हूँ कि अब ये एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इसमें या ये पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, सीखेंगे, लेकिन इन्हें सीखना चाहिए। कल तक अगर ये किसी तरह अपने मुखालफिन को खत्म करना चाह रहे थे तो आज इनके सामने है। तो अब ये सोचे कि अगर हदफ एक है, ये तो आज एक लाडला प्लस का मुकाबला कर रहे हैं ना, हम इस लाडले प्लस का 1981 से मुकाबला कर रहे हैं। 88 में भी हमारे खिलाफ बनाया गया। अगर आज उस लाडले प्लस को खत्म करना है तो आइए, फिर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, अपने आप को जाया ना करें, आइए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि वो सारे वोटर हमारे थे पंजाब के अंदर, वो लोग हमारे थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर तो हदफ एक है और मुश्तरका हदफ है, फिर सियासी जमातों को सोचना चाहिए। जो बात हाफिज साहब ने भी की, मैं उसका ये कहता हूं कि देखिए, बिल्कुल सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं बैठती, लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट सब पे नहीं लगाई जा सकती। पीपल्स पार्टी ने एक ही दफा, हमने 70s में सीख लिया, हमने 80s में कोई खराबी नहीं की, किसी के खिलाफ अदालतों में नहीं गए, किसी के खिलाफ केसेस नहीं बनाए, किसी को तंग नहीं किया, किसी की हुकूमत तोड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, किसी को सजा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। ये पीपल्स पार्टी का पिछले तकरीबन 5 दहाइयों से हमारा कंडक्ट रहा है। इसलिए हमने ना तो हमारे पे दाग है, अगर आज मियाँ साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत तोड़वाई, जजों ने तोड़वाई, तो मियाँ साहब जवाब देना कि 4 साल पहले उन्होंने भी तो यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत जजों से तोड़वाई थी और सदर को ये काला कोट पहन के। हम पे कोई इल्जाम नहीं है। जब मियाँ साहब की टूटी, हम अदालत में मौजूद नहीं थे। पीटीआई के खिलाफ कोई केस गया, हम अदालत में नहीं जाते। हम नहीं कहते कि हम तो इनके इखलाकी हिमायती कर सकते हैं सबकी, और वो हमारा एक असूली मौकफ है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके दे। हम पीटीआई से कहते रहे कि आइए सीओडी साइन किया दें, इनकी हुकूमत थी, हमने इनसे ताउन का हाथ बढ़ाया। चेयरमैन साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या वो मुल्क के मसाइल हल करें, मईशत पे बात करें, लेकिन इन्होंने वो एक दुश्मनी की हद तक गए। आज भी अगर आपका नारा यही होगा कि आपने पॉलिटिकल क्लास को, सारों को एक ही तरह तोलना है, आपने किसी सियासी जमात के साथ बैठना नहीं है, आपने गुफ्तगू शनीद करनी नहीं है, आपने रियासती इदारों से भी टकराना है, सियासी कुव्वतों से भी टकराना है, अगर आपने सिर्फ नफरत, तकसीम और तशद्दुद पे उकसाना है, तो फिर उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे मुस्तकबिल में भी। हम आज ये कहते हैं कि पाकिस्तान मजीद नफरत का, अदम बर्दाश्त का, तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, हमने तो अपने बुरे, जो सबसे बदतरीन जिन्होंने हमारे साथ सलूक किया, खालिद साहब, जिन्होंने बीबी को के खिलाफ किरदार कुशी की, जिन्होंने बीबी के खिलाफ घटिया किरदार कुशी की, बीबी को सुबह शाम अदालतों में घुमाया, हमने तो उन्हें भी जब वो मुसीबत में आए थे हाथ में लाया और उन्हें जेलों से निकलवाया, और उन्हें हमने हमेशा सपोर्ट दी है। हम आज भी इन्हें कह रहे हैं कि हम नहीं, आपने उनको 2014 में उनकी हुकूमत बचाई पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट करके, वरना वो तो जा रहे थे इस्तीफा देके, और फिर अभी पीडीएम में भी आपने उनको वज़ीर आज़म बना के और 16 साल उनको बातें कह रहा हूँ। खालिद साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने उस वक्त भी पीटीआई को कहा था कि आइए पार्लियामेंट के अंदर, हम अपोजिशन में इकट्ठे थे, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो हम 13 अगस्त की रात इमरान खान साहब के घर गया, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन, कि इकट्ठे होकर पार्लिमानी जद्दोजहद करते हैं, ये धरने नुकसानदेह होंगे, और फिर वो साबित भी हुआ। फिर हमने इन्हें बाद में समझाया, फिर हमने बाद में इन्हें कहते रहे, लेकिन इन्होंने कभी हमारी बात नहीं मानी। शायद अभी मान जाए तो जमहूरी जमातों के साथ चले। एहसान खोकर की तरफ आता हूं कि ये जरा मुझे बताइएगा, 2 चीज़ें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये कि ये टाइमिंग जो है कि अगर 2022 जून में एक इलेक्शन हुआ जमात का और उसने अपना सर्टिफिकेट भी दे दिया, और उसको केस को तकरीबन 1.5 साल हुआ, और फिर आखिर में आकर कोई एक जजमेंट भी रिज़र्व हो गई, और फिर 71 दिन वो जजमेंट रिज़र्व रही, और जब एन इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर जजमेंट सुना के कहा गया जी आप 20 दिन के अंदर जो है कि इलेक्शन कराएं।
तो ये लगता ही है कि प्लानिंग कहीं किसी जेन में बहुत पहले से थी कि हमने ऐन इलेक्शन के वक्त ये करके इस जमात को इलेक्शन में इस तरह से करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस्लामाबाद के अंदर ये बात हो रही है कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है वो वैसा ही होगा जैसे मेयर कराची का हुआ। उसके ऊपर बैरिस्टर साहब भी शायद कोई कमेंट करना चाहें बाद में, लेकिन ये जो अददी अक्सरियत थी वो जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन कुछ लोगों की वहाँ पे डिफेक्शन करवाई गई और फिर पीपल्स पार्टी के मेयर मुंतखब हो गए। और यही शायद अब PTI के साथ मरकज़ में किया जाएगा कि अगर इनके लोग जीत कर भी आते हैं तो उनको उठा के किसी और की गोद में डाला जाएगा। तो ये जो इंटेंशंस हैं ये किस हद तक पाकिस्तान की जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी कहाँ चली जाएगी? खालिद भाई, इसका अगर देखा जाए तो इसको अगर ब्रॉड कैनवस पे लेके आया जाए तो फिर सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आएगी और वो सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिससे लगेगा इस चीज़ के अंदर कि ये सारा एक बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल और लीगल फेलियर है PTI के पार्ट के अंदर, कि एक ऐसी चीज़ जो एक नॉन इशू है और एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कभी इतना कंट्रोवर्शियल रहा है, ना इसे होना चाहिए। अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने बनाना होता है और अमूमन नॉमिनेशंस ही होती हैं और वो नॉमिनेशंस आप जमा करवाते हैं और जमा करवा के जो है उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप एक इलेक्शन सिंबल जो आपको मिला होता है वो आप सेक्शन 215 के मुताबिक कंटिन्यू करते हैं। इस चीज़ के अंदर ये है कि ये सिलसिला 22 से नहीं चला, ये मई 2021 से ये सिलसिला चल रहा है, 21 मई से, कि जब वो टाइम पीरियड पूरा हुआ तो इन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं। इन्होंने उस इलेक्शन के अंदर ये कहा कि जी हमें 1 साल का टाइम दे दे, चूँकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर लिया है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आई तो फिर इन्होंने जून के अंदर जाके जो इलेक्शन कोविड की वजह से इन्होंने कहा ना, कोविड की वजह से इन्होंने कहा कि जी आप हमें टाइम दे दें। अब उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर इनका ये ख्याल ये था कि हम अपने इलेक्शंस करवाएंगे जो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख के करीब इनका वोटर है, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ हैं, कि हम उन्हें इंगेज करेंगे और हम एक लोगों के सामने अपने ऑप्टिक्स लेके आएंगे कि हमारी पार्टी बड़ी जमहूरियत वाली है और उसके अंदर बड़ा इलेक्शन होता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेशंस के अंदर आती हैं। ये उस प्रोसेस के अंदर थे कि जब आप ये देखें ना कि जब 22 के अंदर जब बात आती है तो अप्रैल के अंदर तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली को एडवाइस कर दिया था कि आप उसे तोड़े जी, और वो टूट भी गई और उससे इस मुल्क के अंदर आप इलेक्शंस का है। अब आपको पता है कि इलेक्शन आप मांग भी रहे हैं, इलेक्शन होने भी जा रहा है या किसी वक्त भी हो सकता है या अपनी टर्म पे पूरी हो सकता है, तो फिर ये एक सिलसिला जो था उसको बेहतर करना चाहिए था और किसी न किसी स्टेज पे उसको रिजॉल्व करना चाहिए था और ये कहते कि जी ठीक है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसके मुताबिक करवा के आपको देते हैं। और जो नॉमिनेशंस का प्रोसेस था या जो डॉक्यूमेंट्स एक रिकॉर्ड होती हैं, जिस तरह इस मुल्क के अंदर तकरीबन इस तरह के प्रोसेस के अंदर सिर्फ आप फाइल वर्क कर रहे होते हैं, एक्चुअल चीज़ें जो वो नहीं होती और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लेकिन वो एक जो एजिटेटिव मोड के अंदर ये इलेक्शन कमीशन के साथ रहे, मुख्तलिफ केसेस के अंदर रहे, वहाँ पे जाके अपना जो स्टैंड था उसको कभी कन्फ्रंट किया, कभी उससे रिट्रीव किया, कभी उससे आगे लेके जाके गए। और ये सारी की सारी जो इनको प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि ये मीडिया ऑप्टिक्स के अंदर जब गए हैं या मीडिया स्ट्रैटेजी के अंदर गए हैं तो जो एक्चुअल आपकी चीज़ थी वो चीज़ हटी है। और जब वो हटी है तो आहिस्ता आहिस्ता जो क्लॉक है वो नज़दीक आता गया और जब आता गया और आप ये देखें, एक तो ये कंफर्म था ना कि नेचुरल टर्म असेंबली की अगस्त में पूरी होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और इतने माशाल्लाह इनके पास लीगल ब्रेन है, उन्हें सबको ये आइडिया था कि अगर आपका इलेक्शन नहीं होगा और सेक्शन 209(1) का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं आएगा सेक्शन 209(3) इलेक्शन एक्ट के अंदर, तो हमें ये सिंबल नहीं मिलेगा। तो किसी ना किसी जगह बैठ के इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। 8 जून को करवा दिया ना इन्होंने, 8 जून को तो करवा दिया था। नहीं देखे ना, जब 8 जून का आया, नहीं 8 जून का आया, अब 8 जून 2022 से लेके फिर वो झगड़े के अंदर गए और फिर ये हेयरिंग जो है जिसको आपने इशारा किया है 23 नवंबर से, अगर आप उसको 60 डेज पहले चले जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये फिर सितंबर तक ये झगड़ा चलता रहा। अक्टूबर जून 2022 कभी कहते हैं 8 है कभी 9। इसमें इलेक्शन एक्ट के तहत जो है कि आप 1 से 2 लाख जुर्माना कर सकते हैं, कम से कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख जुर्माना करते हैं। अगर नहीं भी है तो फिर दूसरी स्टेज है कि जब आप करते हैं। अब एक ही दिन में ANP को जुर्माना 20,000 करके और उनको निशान दे दिया गया। उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे, उन्होंने कहा कि जी आप चले मई तक करवा लें। क्या ये बेहतर नहीं था कि एक जमात को इलेक्शन प्रोसेस में है उनको भी आप चलें, आप मैक्सिमम फाइन कर दें, 2 लाख कर दें और फिर सेकंड स्टेज के ऊपर आके आप वो कर दें कि आपने वो एक्सट्रीम उनको वो सजा दी कि जो बिल्कुल इलेक्शन से उनको और उनकी तमाम रिजल्ट सीटें। एक तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिटी करके अंदर ले आऊँ
कि अगर किसी पार्टी का 5 साल से ऊपर पूरा होता है तो वहाँ पे फ़ाइन जो है वहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है। वो 5 साल के अंदर अंदर अगर आपका कोई टाइम हो तो उसके अंदर आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल पूरे करें और उसके बाद कहें कि जी आप हमें फाइन्स के अंदर लेके आएँ। और ये कल मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आया था और उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी आई थी। लेकिन दूसरा खालिद भाई जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि जब आप एक नैरेटिव में बिल्ड करें जिसके अंदर आप एंटी इंस्टीट्यूशंस भी आप जाएं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी टारगेट करें, आप जुडिशरी को भी टारगेट उस चीज़ के अंदर करें, फिर आप अदालतों के अंदर कंसीड भी करें। मैं आपको 3 केस की एग्जांपल्स देता हूं। ये केस जो है इंट्रा पार्टी का, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर का ऑर्डर देखें तो सारे का सारा इनकी कंसीड के ऊपर लिखा हुआ है कि जी हमारा फेडरल इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं है, हमारा जो है सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो आगे पहले और अब आप किसी अदालत या फोरम के आगे कंसीड करके कहें कि नहीं अब आप मुझे उसके रिलैक्स से तो नहीं है। अब दूसरा केस आ जाए साइफर वाला जो मामला है, साइफर के अंदर एक साइड पे चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह एडमिशन करके उसको पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर आके तो लीगल स्ट्रेटजी जो वहां प्रॉब्लम आए। अब 2 दिन से आप इन केसेस को लीगल इश्यूज की बजाय एक पॉलिटिकल इशू बना के ज्यादा उछाला गया जिससे नुकसान हो। एक सेकंड फिर आप उनकी तरफ चले। अब आप देखें कि हमने 2 दिन सुना है। अब इस सारे केस के अंदर एक ऐसा शख्स है जो इनके पीछे 10-12 साल से पड़ा हुआ है और एक ऐसा शख्स है कि जो 10-12 साल से जिसने अलहदा पार्टी बनाई हुई है। अब देखें ना कि स्ट्रैटेजी या एक्यूमेन आप देख लें कि वो शख्स जो है हर जगह स्ट्राइक इन्हें करता है, इलेक्शन कमीशन के आगे, कभी फंडिंग के आगे, कभी किसी जगह। आज तक उसका टर्मिनेशन लेटर जो है वो किसी रिकॉर्ड पे नहीं आया और ना कल चीफ जस्टिस 2 दिन से मांगते रहे। अगर ये इसके अंदर सीरियस होती तो आज से 4-5 साल पहले उसे फारिग कर रहे होते। अब दूसरा देखें कि वो नजरियाती वाला है, वो 10-12 साल से आपका वो आपके खिलाफ बोलता रहा है, आप उसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसने 1 घंटा नहीं लगाया। और जब वो सामने आया, मैं तो ये समझता हूं कि अभी भी इनकी बचत हो गई है कि अगर पीटीआई के निशान उन्हें मिल जाता जो उसका बल्लेबाज वाला है। वैसे ये एक लेटर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे सामने है। डॉक्टर आरिफ अलवी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सितंबर 26, 2011। डियर मिस्टर अकबर एस बाबर, ये इसमें उन्होंने उनके अपने अकबर एस बाबर के जो टेक्स्ट मैसेजेस या कोर्ट या मेल्स थे इमरान खान साहब जो चेयरमैन थे पीटीआई को, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं एक बाइज़्ज़त तरीके से पार्टी को छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे ये शोकॉज नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं जब मैं ऑलरेडी छोड़ के चला गया हूं। तो जिसमें वो ये कह रहे हैं तो उनका जी इन चीज़ों के ऊपर आप नोटिस का जवाब नहीं दिया और इन जवाबात पे आपको टर्मिनेट किया गया। तो ये डिबेट की ओर चली जाएगी। मैं सिर्फ इसे करके फिर आप उधर चले जाइएगा। और वो चीज़ आप ये देखें कि वो अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। लेकिन आप ये देखें कि वो जब नजरियाती वाले ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर बल्लेबाज का निशान इन्हें मिल जाता, अब ये था कि अगर वो बाद में रिट्रीव करता इनके कैंडिडेट्स को था, और अगर वो असेंबली के अंदर चले जाते और वो बल्लेबाज ये कहता कि जी आप सेंटर के अंदर जो है वो नवाज शरीफ को वोट दें, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को दें, उधर मौलवी फजलुर रहमान को दें और पंजाब के अंदर आप मरियम को दें, तो इनको अगर नहीं जाना था तो आर्टिकल 63A के अंदर सारी डिफेक्शन हो जाती। वो एक वीक शायद पॉलिटिकली और लीगली वीक था। जो साहब ये जी मैं हाफिज साहब की बात पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखें, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान की बाकी जमातों ने भी कराए, हमारे भी हुए, हमारे पूरे मीडिया पे रिपोर्ट हुए, हमारे यहाँ बाकायदा इलेक्शन कमीशन बना, तो सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा आपकी इनकी निस्बत बाकी जमातों की हद तक देखें सिर्फ एक पेपर नजर आता है कि ये अनअपोज हो गए। अब इलेक्शन कमीशन इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है कि हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है बार बार उनके अंदर इंटरप्ट कर रहा है। हमारे जितने भी इलेक्शन वो सारे मीडिया नहीं देखें, ये बतौर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर की नुमाइंदगी करते हैं। देखें, हम पाकिस्तान इनको फॉलो कर रहे हैं, ये उनको फॉलो कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ उनकी टैक्स पेयर की नुमाइंदगी करते हुए हमारा हक है कि अगर कोई कहीं गलत बात हो रही है, कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसके ऊपर पॉइंट आउट करें, उसके ऊपर तनकीद करें। और यही एक जमहूरी रवैया होता है कि आप किसी भी गलत बात के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक पार्टी बन के, देखिए हमने तनकीद तो बहुत बाद में जाके की है, जब इलेक्शन कमीशन का रवैया बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पे हमारे खिलाफ हुआ तब हम गए। अब बार बार पंच की आप देखें, कल अवामी नेशनल पार्टी का उन्होंने जुर्माना करके उनको आगे इलेक्शन में जाने की इजाज़त दे दी। इसी तरह अनअपोज बाकी जमातों के भी आए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सिंबल अलॉट कर दिया। हमारा सारा प्रोसेस हुआ, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए। मैं आज आपको यहाँ दावे से कहता हूँ, पूरे दावे से
आपके प्रोग्राम में बैठ मैं कहता हूं कि तमाम जमातों के जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाएं, इनके डॉक्यूमेंट्स निकालें, इनका सबका सिर्फ एक ही पेज होगा, सर सिवाय तहरीक इंसाफ जिसने इतनी बड़ी फाइल तमाम डॉक्यूमेंट्स की जमा करवाई है। इसके अलावा जो बाकी जो चीजें कह रहे हैं आप देखें, पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। अब जिस तरह कल कोर्ट हियरिंग हुई है, पूरी कौम ने देखा है कि किस तरह हमारे खिलाफ जिस तरह चीजें चली गई, किस तरह के इतनी बारीकियों के अंदर गए, हालांकि वो चीजें थी नहीं। अब पेशावर हाई कोर्ट ने देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने हमारा मौकफ तस्लीम किया, उसको दुरुस्त भी करार दे दिया और हमें जो एक आइन के तहत फैसला किया और उसके मुताबिक हमें सिंबल देने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन अब इसमें आगे देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसका काम था कि वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल होते ही पहले उसके ऊपर अमल दरामद करता, फिर वो आगे उसके ऊपर इलेक्शन की तरफ चला जाता। लेकिन वो एक आईनी बॉडी होती है, वो खुद अपील में चला गया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सबसे अहम मामला, इलेक्शन को मुलतवी करने की बार बार इस्लामाबाद में बाज़गश्त क्यों सुनाई दी जा रही है, और सेनेट में ही जो इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं उनको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।